प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज देख रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे कैमरामैन नवाज अंसारी साहब हैं। मेरे चैनल पर मज़ीद बच्चों की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, इससे पहले कि हम बच्चों की किताबों के बारे में बात करें और ज़ारा वो हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है और आपका भी, लेकिन यह है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। ज़ारा कुरैशी साहब की अब इतनी जो है वो पहचान जो है वो मज़ाहिया शायरी में है, तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई अच्छी सी नज़म आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अदरीस कुरैशी साहब से कि वो हमें सुनाएं, उसके बाद फिर बच्चों की बातें करते हैं, बच्चों के अदब की बातें करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अहमद अदनान तारिक साहिब। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आज आपकी लाइब्रेरी में। तो 2-3 शेर मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नीली आँखें हैं तो पतली सी कमर रखते हैं। वाह, नीली आंखें। नीली आँखें हैं तो पतली सी कमर रखते हैं। पाँव में सख्त सा छितर वो मगर रखते हैं। वाह जी वाह। पाँव में सख्त सा छितर वो मगर रखते हैं। और जाने कब देने लगे हमको वो दादो तहसीन, इसलिए टिंड को हम विग से कवर रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाने कब देने लगे हमको वो दादो तहसीन, इसलिए टिंड को हम विग से कवर रखते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत है, गुजारा हो जाए। जी, बड़ा ज़बरदस्त। इसमें ज़्यादा मज़ा मुझे वो टेंट पे आया है और छितर पे, इनसे कोई कोई थोड़ी थोड़ी मुनासबत में नहीं। पुलिस वाला चित्तर और टेंट जो है ना जी, टेंट जो है वो अब मेरी टेंट है। तो मतलब जो है ना जी, बहुत शुक्रिया जी कुरैशी साहब। अभी हम फिर अपना मौजू पे आते हैं, बच्चों के अदब पे। जी जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हस्बे साहब। आपको पता है कि आपके पास मैं आता रहता हूँ। आज तो आपको मैं एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। आज संडे है और एज़ पर रूटीन मेरा ये दिन होता है अपने बेटे के लिए। उसके साथ मैं गया हूँ, खाना पीना, उसके बाद मैंने वॉक किए और उसके बाद शायद मुझे पिछले 1 महीने से सबसे बड़ी खुशखबरी मिली कि अचानक मेरे सीनियर पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर और पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर और स्पेशली मज़ाहिया शायर, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मोहतरम अदरीस कुरैशी साहब, उनकी एक कट सी कॉल आ गई और सरप्राइजिंगली वो फैसलाबाद में थे। तो फिर आपको पता है कि मैं तो फिर पीछे ही पड़ जाना था। तो एकदम जो सरप्राइज़ मिला मुझे, तो मैंने कहा जी कि आप जिस जगह पे हैं तो बस इसी जगह पे खड़े हों, मैं आपको लेके आता हूँ। तो वो उनकी मेहरबानी, मैंने उन पर छापा ही मारा है आज और उनको लेके घर आया हूँ। और अक्सर हमारी मुलाकात होती है जब फेसबुक पे, तो ये गिला करते हैं जी कि आपकी किताबों के अब आना है और ख़ासी देर बैठना है। तो आज मैंने इनसे वादा किया था कि आपने आना भी है, गपशप भी लगानी है और फिर जाना वो बिल्कुल बेज़बान बन के बैठना है और उतनी देर तक नहीं जाना जब तक मैंने आपको जाने नहीं देना। तो जनाब अदरीस कुरैशी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और वेरी हैप्पी टू सी एम विद सिटिंग विद मी। तो सर अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपने इस अजीम शान इल्म अदब के समुंदर में मुझे दावत दी है और यहाँ आके तो वापस जाने को जी नहीं चाहता। तो ये इस दौर की किताबें हैं कि इनके सिर्फ नाम ही मैं पढ़ता जाऊँ तो मेरी रूह खुश हो जाती है। और ख़ुद आप भी जिस तरह लिख रहे हैं, बच्चों के अदब की जितनी खिदमत आप कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में तो इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। हम सब आपसे बहुत पीछे हैं। नहीं कुरैशी साहब, आप ही को देखे बेसिकली जब मैं नया एंटर हुआ हूँ और आपको पता है वो किस वजह से था, एक सडन वो जो मुझे गोली लगी और उसकी वजह से मैं पैरालाइज़ हुआ, सब जानते हैं उस दास्तान को। तो जो छप रहे थे उस वक्त, मैं उनसे भी बड़ा इंस्पायर था। नज़ीर अम्बालवी साहब थे, फ़हीम आलम थे, इसी तरह अब्दुल रशीद फ़ारूकी थे, सभी अली अकमल तसव्वुर
और उसके बाद ये तो थे जो कंटेम्प्रेरी लिख रहे थे, तो इनके साथ तो फिर वो जो भी मैंने मैगजीन्स पढ़े ये सारे लोग लिख रहे थे। लेकिन उनमें फिर जैसे ही मैं किताबों की तरफ दोबारा मैंने तवज्जो दी तो डेफिनेटली उसमें फिर फ़ारूक दानिश साहब, मैं आपको बताऊं कि ये 1976 में मेरे पेन फ्रेंड होते थे। उस वक्त आपको पता है वो कलमी दोस्ती का होता था, महबूब अलाई मखमूर और ये सारे जो है ना जी कलमी दोस्त थे, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र मोहसन। तो उसमें दो बंदों को ना जी मैं समझता था कि ये मेरी दस्तरस से बाहर हो गए हैं। इश्तियाक अहमद साहब तो हो ही गए थे, अगरचे वो मतलब हमारे दौर के ही थे, हमसे को 2-3 साल पहले आए। लेकिन ये कि वो जब उनके वो नावल छपने शुरू हो गए और वो हम तो उनको पहले ही निकाल दिया उनको कि जी ये सीनियर हो गए। उसके बाद हाजी रऊफ़ पारेख का नावल आया खुफिया पैगाम, तो वो भी हमारे हम मसरों से निकल गए जी कि ये फिरोज की तरफ से छप गए हैं, तो मतलब जो है ना जी ये भी बड़े हो गए। उसके बाद फिर आपका नाम था, आपसे भी जब दोबारा याद अल्लाह हुई है तो बड़ा डरते डरते सहमे सहमे लहजे में मैंने आपसे पहली दफ़ा बात की, क्योंकि आपका वो खूनी ख़जाना और चोरों का बादशाह, ठीक है जी, वो मेरे पास पड़ा था। और ज़ारा वो जो मेरी लाइब्रेरी थी वो एक तो लाइब्रेरी थी, दूसरी उन लोगों को एक ट्रिब्यूट था जिन लोगों ने हमारे दौर में जो हमारे आइकॉन थे या जिनसे आप मुतासर थे, तो उनमें आपका नाम भी था। तो ज़ारा आप मेरे सीनियर भी हैं और आप मतलब आप ही की तरफ देख देख के लिखा और मुतासर हुए जी। तो बल्कि मैं दिखा ही दूँ आपको, ये मेरे पास जनाब पड़ी हैं, ऐसे ही बातें मैं नहीं कर रहा, ये मेरे पास अदरीस क्रैश साहब की फिरोज की तरफ से छपी किताब 1992 की चोरों का बादशाह, ये जासूसी नावल है। तो ये फिरोज की तरफ, फिरोज का आपको पता है जो छप जाता था उसमें, तो वो फिर मैंने तो आगे ही बता दिया कि वो हमसे निकल जाता था, वो आम राइटर से फिर वो बड़ा मोतबर हस्ती हो जाता। और ये जनाब खूनी ख़जाना ये भी फिरोज की तरफ से छपा था। तो माशाल्लाह उसके बाद तो आपने बेतहाशा लिखा बच्चों ये असल में देखें आपने जैसे किताबें संभाली हुई हैं, ये तो मैं किताबें नहीं संभालता, मुझ में ये खामी है। तो ये मेरे अपने लिखे हुए नावल हैं, इनकी कोई एक कापी होगी मेरे पास भी, लेकिन वो इस तरह खूबसूरत जिल्द में नहीं है, तो कहीं पड़ी होगी। तो आपकी जो किताब से मोहब्बत है वो इस कदर है कि ये सारी 1 सदी की किताबें मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इनके नाम पढ़ कर ही मैं तो हैरान हूँ कि वो किस किस दौर की किताबें हैं, और हमारा जी चाहता है कि हम इस सारी किताबें दोबारा पढ़ें। तो खूनी ख़जाना जो है ये मैंने मंडी बहाउद्दीन से लाहौर जाते जाते दौरान सफ़र ही लिख लिया था माशाल्लाह। और ये जब लाहौर में पहुंचा तो मैं सारे रास्ते इसको लिखता रहा था माशाल्लाह। तो ये ज़हीर सलाम साहब को मैंने दिया फिरोज में, तो ये जो था इसमें कुछ टाइम लग गया था। तो ये उस दौर की यादें हैं जो आपने रखी हुई हैं। तो आप ये क्या लिख रहे हैं? आप तर्जमे के हवाले से भी आपका बड़ा नाम है। आज आपने वो ना छापा मारा, मैंने तो क्या छापा मारा आपने, तो ये तर्जुमा इतना बड़ा फ़न है कि पूरी दुनिया में जो अदब तख्लीक हो रहा है, ख़ास तौर पे बच्चों का अदब, तो तर्जुमे को लोग समझते हैं कि ट्रांसलेट कर दिया, ये नहीं है। अब इसमें जो आप तर्जुमा करते हैं हाँ जी वो तो आप कमाल करते हैं। देखे ना आपने जो वहाँ पे अगर उसका खंजीर का जिक्र है तो उसको अपने भेड़ में तब्दील करना है, तो अगर कोई और उनका इवेंट है तो हमने शराब को चाय में तब्दील करना है, उसको किसी और कोल्ड ड्रिंक में तब्दील करना है। तो ये तो बड़ा एक फ़न है और ये दुनिया में जो अदब तख्लीक हो रहा है। आम हमारे जो कुलीग है ना जी, वो मेरे बारे में वो तस्वर है कि जी मैं कोई रेफरेंस नहीं देता, ये फिर आप लिखते हैं आपने ये मेरा ख्याल है ऊपर लिखा हुआ है हिंदुस्तान की कहानी। हाँ जी, तो वो अभी आप आए हैं तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ख्याल अभी नाम कमल अभी नाम कमल है, मैं लिख ही रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ लिख रहे हैं? ये सर है जी एक 6 year old है, स्टोरीज फॉर 6 year पफन बुक की किताब है जी। तो इसमें अब ये देखें ना जी, ये कहानियाँ हैं, इसमें को 12-14 कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से मैं जो कर रहा हूँ वो इंडियन स्टोरी है, ठीक है जी। इसका ये रीटोल्ड स्टोरी है। अब इसका नाम मैंने लिखा है जी कि जहाँ मोती उगते थे, इसका नाम है जहाँ मोती उगते थे। तो ये बेसिकली एक इंडियन स्टोरी है और इसमें वो इंडियन ही करैक्टर्स हैं। ऊपर मैंने लिखा है कि ये हिंदुस्तान की स्टोरी है, लेकिन ये रीटोल्ड स्टोरीज होती हैं। इनके जो ओरिजिनल राइटर हैं उनका पता नहीं होता, तो ज़ाहिर है चलती रहती हैं कहानी। जब मैं ऊपर हिंदुस्तान की स्टोरी लिख देता हूँ, या मेरी एक आपको एक एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि वो गाने वाला बारासिंगा था मेरी कहानी, तो उस पर किताब भी छपी, वो नसीर अहमद नासिर साहब ने छापी। तो उसमें वो एक एंटीलोप है,
तो वो बारासिंगा जो है उसके बारे में ये बच्चे तसव्वुर करते हैं कि वो शायद गाता है, जब वो बोलता है तो इस तरह लगता है जैसे वो गाता है। तो वो बच्चे जो है इससे इंस्पायर होते हैं। तो वो लाइबेरिया की कहानी थी। तो लाइबेरिया के बारे में बहुत से बच्चों को पता ही नहीं हमारे कि वो यूरोपियन कंट्री है या अफ्रीकन कंट्री है। तो उसमें वो मुझे एक मौका मिला, तो वो उसको पाउचेस उठा के ले जाते हैं, वो डाउनटाउन इन द जंगल जो है ना जिसको कैद किया होता है। तो फिर एक ये लाइबेरियन बच्चा जो ब्लैक होता है और एक जो है वाइट का, मैंने बताया कि इस मुल्क पे किन्हों ने हुकूमत की, फिर ये कॉलोनी किन की रही। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिफरेंट लोग रहते हैं यहाँ, तो वो कैनोपीज़ उनकी किन की हैं और वाइट बिल्डिंग्स किन की हैं। फिर वो बच्चे ट्रैवल करते हैं और रास्ते में जो जंगल में वहाँ के एनिमल्स कौन से हैं, वो सारा एक वो एक्सपीरियंस करने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। तो वो जो वहाँ का होता है लीडर उनका शिकारियों का, तो वो फिर बताता है इनको कि ये एक्चुअली गाता नहीं है, बल्कि ये इस तरह बोलता है जिस तरह वो गाता है। तो वो बच्चे, तो इतनी सी स्टोरी में फिर वो सारा लाइबेरिया के बारे में बताना, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना, तो बच्चों को खासी इन्फॉर्मेशन जो है ना जी वो सर या जंगल में वहाँ क्या जानवर और इंटरेस्टिंग यही होना चाहिए। अब ये जो पुरानी किताबें होती थी, ये हिकायत बोस्तान फिरोज सन्स की शाया हुई है। देखिए ना, जो ये इसमें हाथ से किताबत करते थे, मैं खुद किताबत करता रहा हूँ माशाल्लाह। तो और सईद लक्स साहब के दौर में मैंने किताबत की है। तो इस वक्त तलफ़ुज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था। इसमें आप देखें तकोरीबन हर लफ्ज़ पर ज़बर ज़ेर पेश ये लगे हुए हैं अराब। तो अब अराब का ख्याल रखा ही नहीं जाता जी, कोई ख्याल ही नहीं करता। लख्त साहब के साथ तो हमारी तलफ़ुज़ पे ही बहस होती थी और ऐनुल हक फरीद कोटी साहब वो वहाँ पे बैठे होते थे, हम उनसे मिलते थे। मिर्ज़ा अदीब साहिब तशरीफ़ ले आते थे, ए हमीद साहिब ले आते थे तशरीफ़ वहाँ पे। हम इकट्ठे एक जगह पर बहुत से असहाब का अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ऐसा नहीं लगता कि जब इनका नाम लें तो हम उठ के खड़े हो जाएं। हाँ अभी भी लेकिन देखें मेरी ये खुशकिस्मती है, मैंने एक अरसा पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया, तो जो मैंने हाई फर्स्ट डिवीज़न में जो मैंने रेफरेंसेस कोट किए जिन हस्तियों के, उनमें से तो मतलब आधी हस्तियों के साथ तो मैंने खुद ज़िंदगी गुजारी हुई थी। और उनके मैंने ज़िंदगी के हवाले से लिखा कि फ़लाँ वक्त उन्होंने ये इस चीज़ के बारे में अपना नज़रिया ये बयान किया। तो आपने ये दास्तान अमीर हमज़ा के जो 2 जिल्दें ये NBF ने शाया की हैं, हमारे सरकारी इदारा है नेशनल बुक फाउंडेशन। तो ये बड़ी कमाल चीज़ है, आप इसको लाए हैं मार्केट में, ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये देखें ना, इसमें जो उन्होंने ये पिक्चर्स जो दी हैं, ये देखिए। हाँ, ये पिक्चर दी हैं अंदर, ये इसमें मतलब कितनी खूबसूरत पिक्चर। और दास्तान अमीर हमज़ा ये तो अच्छा, इसमें सर ऐसा था जी कि जब हमने बच्चों की ये पढ़ी है ना जी, तो वो लिखी थी मकबूल जहांगीर साहब ने, तालीफ की थी उनकी। ठीक। तो वो इतनी मज़े की थी। पहली दफ़ा हम इंट्रोड्यूस हुए उमरो यार के साथ और ये दास्तान अमीर हमज़ा के साथ अटैच हुए, लेकिन उसमें ना जी एक लैकूना था कि वो क्योंकि शॉर्ट करते करते ना जी बहुत बड़ी मिथ थी, बहुत बड़ी दास्तान थी। तो मकबूल जहांगीर साहब ने बहुत खूब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा और आज तक हम उसके तिलिस्म में डूबे हुए हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा लगता था कि कुछ करैक्टर्स आ जाते थे लेकिन फिर उनका पता नहीं चलता था कि वो किधर चले गए। मतलब जैसे अमीर हमज़ा के बेटे हैं, उन्होंने नाम लिखा हुआ है आमिर बिन हमज़ा, एक्चुअली वो उमर बिन हमज़ा थे। ठीक है ना जी। इसी तरह अलम शाह जो था वो उनका बड़ा बेटा था। इन्होंने मकबूल जहांगीर साहब ने सारी वो जंग दिखाई बच्चों को जो ईरान और अरब के दरमियान थी, कि वो शहज़ादी मेर निगार है और नौशीरवां की बेटी है, उसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, उसकी वजह से उन्हें जंगें करनी पड़ती। लेकिन बेसिकली उनकी पहले शादियाँ हो चुकी थी, क्योंकि वो इस्लाम से पहले की ये दास्तान है। तो वो उसमें वो एक आप कह लें बहादुर सपा सलार या एक जनरल थे, तो वो जंगें करते थे तो उनके बच्चे जो है काम आ जाते थे। तो इसकी वजह से उनको मल्टीपल मैरिजेस चाहिए थी। तो इसलिए उनकी एक देखें एक शादी उनकी वो मिथ में है कि वो केक्षा परी थी, आसमान परी, उधर जब ये जाते हैं कोकाप में तो उनसे होती है। तो उनसे इनका जो बेटा होता है बदियुज़्ज़मान, वो बेसिकली वो आखिरी बच्चा होता है जो इनके पाँव उखाड़ देता है एक जंग में। तो ये आपस में ज़ोर आजमाई कर रहे होते हैं। तो वो एक आखिरी पहलवान होता है जो इस एक्सपेडिशन में है, वो गाओ लुंगी उसका नाम है, वो बहुत लंबा होता है, कोई 10-12 गाज का होता है वो। तो उसको शहज़ादा बदियुज़्ज़मान उसके पास जब जाते हैं, उससे जंग लड़ते हैं, तो उसके को 62-63 जो है ना जी वो दामाद होते हैं।
तो वो सब दामादों को ये कत्ल करते हैं। और उसके बाद फिर एक दामाद बचता है, उसका भाई जो है ना जी, दामाद बल्कि उसको कत्ल करते हैं तो उसका भाई इंतकामन है ना, उसका नाम होता है लकाब आख्तरी। तो वो तिलिस्म होशरुबा का वो खुदावंद होता है, तो वो इसको उठा के ले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फिर वो जाना पड़ता है वहाँ पे एक्सपेडिशन। तो वो सारी जो कमियाँ थी ना जी, मैंने कोशिश की कि मकबूल जहांगीर साहब की तरह तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन ये कि उनके पास अंदाज़ वही हो, उमरो यार का करैक्टर इतना अच्छा हो कि वो मज़ा भी आए उसमें, तो प्लस ये कि वो सारी जो दास्तान है वो उसको कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि बच्चों को ये अबहाम ना हो कि जोपीन किधर चला गया और बहराम जब गायब होता है तो फिर नहीं आता, वो किधर चला। ये सारे करैक्टर्स मैंने इसको ये हुआ जी। तो मकतबा जदीद से भी आपने ये कई चीज़ें शाया करवाई हैं। तो हसन रशीद रामे साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई, बहुत अरसा हो गया। जब वो बिल्कुल नौजवान थे, रशीद रामे साहब भी ज़िंदा थे, चौधरी रशीद अहमद चौधरी साहब भी ज़िंदा थे, उनके फादर, और हनीफ रामे साहब भी ज़िंदा थे। तो 92 में 3 में उस वक्त मेरा आना जाना था, और हसन साहब बड़े अच्छे पब्लिशर थे उस वक्त भी, और प्रिंटर थे, और बहुत एक्टिव नौजवान थे। तो अब ये बूढ़े हो गए, मैं तस्वीरें देखता हूँ, बस मुलाकात ही नहीं हो रही, वक्त नहीं मिल रहा। अब शायद आपके तवस्सुत से दोबारा नहीं, इसका मैं आपको अगला बता देता हूँ ना जी, कि जो आपने बूढ़ा कोट किया ना उनको, तो आपको पता है बूढ़ा बिल्कुल बूढ़ा होके फिर बच्चा बन जाता है। हाँ, वो बच्चे हो गए हैं। तो वो बूढ़े होने के बाद जो बच्चे हुए ना, तो फिर उन्होंने बच्चों के लिए छापना शुरू किया। हाँ। तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि हम उनको मिले उस वक्त जब वो बच्चे हो गए, ठीक है ना जी। तो मैंने उनसे मनवाई है जी सारी बात। देखें आज के दौर में 4 नए राइटर्स को बहुत अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया कि आपकी किताबें भी शाया कर रहे हैं, और बच्चों के हवाले से और लोगों की भी। फिर ये देखें ये सारे फिरोज संस के पुराने नावल सी ये मकतबा जदीद ने छापे हैं जी। ये आपको याद है कि ये कितने हमारे लिए मतलब जो है ना जी और देखें कागज़ देखें इसका, मतलब कीमत देखें इसकी कीमत कितनी, 150 रुपये, यानी ये 75 रुपये में इस कागज़ पे और इस टाइटल पे ये वही पुराना जो आप ढूंढ भी नहीं सकते। इसके साथ मेरे ये अच्छा मयार है इनका। हाँ जी। उसके बाद फिर ये अब जो है वो और किताबें छाप रहे हैं। ऐसी किताबें देखें ना, फिरोज संस की तो शायद अभी मिल जाएं, या शेख गुलाम अली एंड संस की मिल जाएं, लेकिन जो और हमारे दौर में किताबें थीं और अदारों की, तो वो मैंने ढूंढी हुई हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली उनको पहले कर लें। इसी तरह फ़हीम के साथ मैंने आपको पता बच्चों का बुक डिपो जो है उनकी किताबें मेरे पास थी, तो वो मैंने फ़हीम से कहा कि इनको दोबारा छापें, और फ़हीम आलम ने मतलब वो दोबारा छापी हैं। तो रेस्टोर करने का हमारा ये काम है। तो आपने मुझे वो हमेशा शाबाश भी दी है, जो पुराने 17 राइटर्स के बारे में मैंने वो लिखा और किताब मेरी छपी सुनहरे अदीब, तो वो भी हिम्मत उन्होंने ही की ना जी। हसन रशीद रामे साहब, हसन रशीद रामे साहब बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। हाँ जी। और ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपने ये जो क्रेडिट पेज है, हाँ जी, इस पे सारे बुजुर्गों का नाम भी लिखा है। बिल्कुल नज़ीर अहमद चौधरी, बशीर अहमद चौधरी, रशीद अहमद चौधरी, मोहम्मद हनीफ रामे। बिल्कुल। तो ये इन्हीं की बरकत है, इनका लगाया हुआ पौधा है। हाँ जी, हाँ जी, जिसे ये पानी दे रहे हैं, संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ी मुबारक देता हूँ मैं हसन साहब को भी। तो बड़े खुश होंगे ये दोबारा हमारी मुलाकात जब दोबारा होगी इंशाल्लाह। अब आइंदा जो जाना है ना जी, तो फिर इकट्ठे चलते हैं। ज़ारा ये वो हमारा एक घर है, उस पे बैठ के हमारी जो पुरानी एक्सपर्टीज़ है, आपका जितना एक्सपीरियंस है ज़ारा, वो अब के बच्चों को चाहिए। हमने मतलब अब मैं आपको एक मज़े की बात, अशफाक अहमद साहब से मेरी बात हुई एक दिन, उनकी कॉल आई, यूनुस असरत साहब अल्लाह जाने नसीब करें उनका बेटे जो, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे फादर की किताबें ना जी पूरे पाकिस्तान में मुझे यकीन है आपके पास होंगी। मैंने कहा जी आपको कितनी चाहिए? कहते जी उनकी 28 थी। मैंने कहा जी सॉरी उनकी 48 थी। आपको भी नहीं पता 20 का। तो कहते वो मुझे कैसे मिल सकती है? मैंने कहा जी मैं उनको रूहानी बाप मानता हूँ और उनकी मैं नकल भी मारता हूँ। ओ भाइयों, मैं यूनुस हसरत की नकल मारता हूँ, ये सब समझ लें। यूनुस हसरत साहब की मैंने कहा जी मैं उनकी पूरी नकल करता हूँ। तो मेरा एक ही है, आप ऐसा करें, इस वसातत से आप मुझे अपना वो रूहानी भाई मान लें, तो मैं आपको किताबें भेज देता। कहते यार इससे बड़ी बात, आप तो वैसे ही भाई हैं। मैंने कहा नहीं जी, यूनुस हसरत साहब की वसातत से माने। तो मैं अभी वो मैंने अगले दिन उनको भेजा, उनका वो मकाला था, उन्होंने वो थीसिस लिखना था। तो मतलब ये है कि इन किताबों को रेस्टोर करने का, इन किताबों को जमा करने का मतलब ही ये था कि अगर हमारा ये क्लासिकी अदब हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे सीखेंगे या कैसे आगे मतलब जाने जी कर सकते हैं। आप देखें ना सिंगर्स कितने आपको मिलते हैं, तो अगर उन्होंने थोड़ा बहुत वो सीखा ही ना हो क्लासिकली, तो मतलब जितने भी बड़े वो सिंगर बन जाए, आखिर में उनकी कमी रह जाती, कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो पहले
पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि मुशाहिदा भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुतालिया भी बहुत ज़रूरी है। मुतालिया करेंगे तो मतलब जो है ना जी, फिर वो आगे अच्छा लिखेंगे ना जी। तो मेरे ख्याल में तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इतना ज़ख़ीरा बच्चों के अदब के हवाले से कहीं नहीं है। ये वो लाइब्रेरियाँ तो मैंने बहुत सारी देखी हैं। कैमरे में बताएं और सबको कि भाई जो भी साहब आना चाहें, वो मेरा घर खुला है, ये लाइब्रेरी आप ही के लिए है, इससे फ़ायदा उठाएं, पढ़ें, आके बैठें। मेरा ख्याल है ये चीज़ें तो ज़ाया हो जाती हैं अगर आप ये पता नहीं कहाँ से आपने दोबारा नहीं मिलती है, नहीं कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब इतनी किताबें इकट्ठी कर लेना, 20-25 साल पुरानी चीज़ नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने तकरीबन एक सदी पे मुहित सर, है। एक सदी से भी ज़्यादा, 1916 से लेके ना जी, 1916 से लेके 2023 का सारा अदब, और बिल्कुल नई हालत में, जिस तरह आपने जिल्द करके नाम, और ये पुराना एक रुझान था, पुराना ट्रेंड था इस तरह कि ये रेड, हमारी पुरानी रेड इसका लाजमी होता था, वो जो है पीछे से कपड़ा, और फिर सफ़ेद इस पे, फिर इस पे वो नंबर लगते थे कि 714 है या वो 269 है। अब ये किताब है सोने का बूत, सुनसान जजीरे का राज, क्या वो चोर था, हैं जी, हद हो गई, दो यतीम, और ये जो नीचे है जनाब अल्लामा इकबाल के हवाले से भी है, और खुलाफाए राशिदीन, और ये जो किताबें हैं इनके टैडी बॉय, और ये देखें ना, ये खौफनाक धमाका। तो ये तो एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। एक राइटर, अब दो नाम लिए ना जी आपने, टैडी बॉय, तो आपको पता है अजीज असरी साहब याद आ गए। हाँ जी बिल्कुल। इसके साथ आपने वो खौफनाक धमाका, तो असरी और ये मकबूल जहांगीर, और ये तो बड़े नाम थे जी। फिर जब्बार तौकीर, ये तो फिर तो अब ये है कि मतलब जो है ना जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बच्चों की तरफ से आपको शुक्रिया भी अदा करना है कि आपने दोबारा लिखना शुरू किया। साहब की किताबें मेरे पास पड़ी हैं, और भी ये नहीं, बस मैं अब डाइजेस्टो में तो नहीं भेज रहा लिख के, लेकिन मैं अब जो है किताबों पर ही तवज्जो दे रहा हूँ। दूसरी किताब मेरी एक और जो है वो मैंने आधी लिख ली है। पहली किताब मेरी ये अभी जो थी गैप के बाद नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की थी, ये देखा ना जी, मनचली कहानियाँ, ये आपने निकाल ली है। हाँ जी। तो ये मुझे पता दूसरी किताब मैं बड़ी एक, ये भी दिखाएं, ये अभी 2021 में शाया हुई थी नेशनल बुक फाउंडेशन से। तो उसके बाद वो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा हुआ है कि आप लिखें, और तो अब मैं वो लिख रहा हूँ, लेकिन गैप आ जाता है और भी कई काम निकल आते हैं। आप जैसा तो कितनी खूबसूरत ये किताब छपी हुई है, इसको ख़रीदें भी। ये नेशनल बुक फाउंडेशन के सारे जो स्टोर्स हैं वो ज़ारा रेलवे स्टेशन पे भी हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं, एयरपोर्ट आउटलेट्स पे भी हैं। ये किताबें आप ख़रीदेंगे तो उनको यकीन आएगा ना नेशनल बुक फाउंडेशन को कि ये किताबें बिकती हैं। वो तो छापते हैं, लेकिन फिर आप खरीद, अब इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब बच्चे ये नहीं कह सकते जी कि किताबें खूबसूरत नहीं भी छपती। तो ये आप देख लें, थोड़ा सा ये कमी महसूस हुई, ये किताबें मेरे बचपन की जो हैं, तो मुझे कितनी मुसीबत पड़ी इनको दोबारा इकट्ठे करने में, कहाँ मैं नहीं गया और कहाँ मैंने ये मुसीबतें झेल के फिर ये मैंने किताबें जो इकट्ठी की। तो आज के जो आइंदा हमारे जो अब बच्चे ये किताबें पढ़ रहे हैं, तो इनको अभी से संभाल के रखें और किताब की कदर करें और किताब को ख़रीद के पढ़ें, ताकि जो राइटर हैं, जो पब्लिशर हैं, उनका काम चलता रहे और वो और ज़्यादा लिखते रहें। तो अदरी साहब, फिर हमारी तो फिर गपशप लगती रहेगी। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम क्लोजिंग पे ले जाते हैं। हाँ जी, बाद में हमने किताबें भी पढ़नी है। जी बिल्कुल, ऐसे ही नावल भी देखने हैं। साहब को है कि ये सारा टाइम ले रहा है तो पता नहीं किताबों का क्या। तो आज ऑल योर्स हैं, मतलब किताबें देखें, अपने बचपन में जाएं। और भैया आप भी जो किताबों से अटैच हैं, मेरे घर तशरीफ़ लाएँ फैसलाबाद। जब भी आपका मूड हो मुझे बता दें, मैं आपके लिए वो क्या कहते हैं सर बचशम क्या कहते हैं उसे जी, बसरो चश्म, हाँ बसरो चश्म जो है ना जी, वो आपका राह देखूंगा। तो शुक्रिया आज के लिए। बस मैं अब आपसे शेयर कर लिया मैंने, अब ये मेरा टाइम है, मैंने भाई के साथ गपशप लगानी, किताबें डिस्कस करनी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।